हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। आज हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली किस किस फूड में पाया जाता है। तो आज थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने जो पढ़ा आज तक बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग एकदम जीरो से देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और एकदम अंत तक जाएंगे। जितना भी बहुत सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक से, तो सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वो इसी पीडीएफ से होंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जब कार्बोहाइड्रेट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है, तो जब कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कार्बोज भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्बोज, कार्बोज, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में सामान्य जो इंट्रोडक्शन होता है, पहले उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, सामान्य परिचय को हम लोग देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कौन सा है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो कि देखिए यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि किससे बना होता है? सी, एच और ओ के 1:2:1 के रेशियो में बनते हैं। आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो मतलब केमिकल जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ C6, ठीक है, H12O6। ठीक है, तो ये जब कटेगा, देखिए इसका जो रेशियो होता है, तो 6 अगर काटेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये जो रेशियो है 1:2:1 का जो रेशियो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसी के अनुपात में ये बना होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से लगभग सभी फल और सब्जियों में देखिए कार्बोहाइड्रेट पाया कहाँ-कहाँ जाता है? नेचुरली, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? सभी जितने भी फल और सब्जियाँ होती है उसमें पाया जाता है। उसके बाद अनाज जो भी होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है? वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? सभी फल और सब्जी तथा अनाज से प्राप्त होते हैं। और हमें दैनिक ऊर्जा का, ठीक है, कितना हिस्सा प्रदान करते हैं? ये 60 से 65% हिस्सा जो होता है वो प्रदान करते हैं। यानी साफ-साफ अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, हमारी जो डेली लाइफ में हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसका 60 से 65% हिस्सा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि पृथ्वी पर सभी पेड़-पौधे, जितने भी पेड़-पौधे होते हैं, सभी किससे बने होते हैं? वो सेलुलोज के द्वारा ही बने होते हैं, ठीक है? तो देखिए जो कि जो सेलुलोज है यहाँ पे, ये जो सेलुलोज है ये किसका स्रोत है? जो कि क्या है? एक तरीके से बोल सकते हैं ये सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? इसलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो सूती कपड़ा होता है, हमारा जो पुस्तक होता है, ठीक है? जो करेंसी होती है और जो फर्नीचर होती है, वो मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट के ही होते हैं। देखिए, ये जो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, पृथ्वी पर जितना भी पेड़-पौधा है, सब में क्या पाया जाता है? आप लोग देखते होंगे, क्या पाया जाता है? सेलुलोज के द्वारा ही बने हैं। जितना भी पेड़-पौधा है, सब सेलुलोज के द्वारा ही बना है। और ये सेलुलोज क्या है? ये सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है? तो जब जैसे कि ये सूती कपड़ा बनता है, तो उसके लिए भी तो हमको जो भी है प्लांट का भी कोई सोर्स लेना पड़ता है। ये जो पुस्तक होता है, ठीक है? और ये जो करेंसी होता है, ये जो फर्नीचर होता है, तो सब जो होता है, सब कहाँ से? प्लांट से ही मतलब प्राप्त होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी कार्बोहाइड्रेट के ही बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए, बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। अब किसकी बात करते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। यहाँ तक हमने क्या देखा? यहाँ तक हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य परिचय होता है वो। ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? मोनोसैकेराइड पहला, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। पहला क्या हो गया? मोनोसेकेराइड, ठीक है। दूसरा हो गया डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। आइए एक-एक करके हम लोग जानते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। देखिए, मोनोसेकेराइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? मोनोसेकेराइड। तो हम लोग सिस्टमैटिक एक प्रोसेस से पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे, याद करने में भी मतलब आसान हो। तो देखिए, जब मोनोसेकेराइड जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका भौतिक गुण, मोनोसेकेराइड का जो भौतिक गुण क्या होता है। ठीक है? तो देखिए, भौतिक गुण में आगे बढ़ते हैं। तो मोनोसेकेराइड जो होता है वो स्वाद में मीठा होता है। कैसा लगता है? स्वाद में मीठा लगता है। उसके बाद देखिए आगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जल में तेजी से घुल जाते हैं। ये जो मोनोसेकेराइड है, ये जल में क्या होता है ना, तेजी से घुल जाते हैं। कहाँ पे? जल में। उसके बाद ये जो मोनोसेकेराइड होता है, ये क्या होता है? ये सरल शर्करा होते हैं। क्या होते हैं? सरल शर्करा होते हैं। तो देखिए, ये हमने जो पढ़ा, ये क्या है? भौतिक गुण है। किसका भौतिक गुण है? ये मोनोसेकेराइड का। क्या क्या है? कि स्वाद में मीठा होगा, जल में तेजी से घुल जाएगा और ये सरल शर्करा होते हैं। ठीक है? अब आगे बात करेंगे हम लोग रासायनिक गुण की। मोनोसेकेराइड का जो रासायनिक गुण है, हम लोग उसकी बात करते हैं। देखिए, कि मोनोसेकेराइड जो होता है, सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि मोनोसेकेराइड जो होता है वो कार्बन संख्या 3 से लेके कहाँ तक? कार्बन संख्या 6 तक मिलकर बनते हैं। ठीक है? कार्बन संख्या 3 से लेके कार्बन संख्या 6 तक मिलकर बनता है और यह जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये जो कार्बन संख्या 3 जो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा और ये कार्बन संख्या 6 क्या है? देखिए, यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब कार्बन संख्या 3 रहेगा, ठीक है? जब कार्बन संख्या क्या रहेगा? 3, तो क्या बोलेंगे उसको? ट ट्रायोज, क्या बोलेंगे? ट्रायोज। और जब कार्बन संख्या 4 से मिलकर बनेगा ये, मतलब देखिए, अगर 3 कार्बन से मिलकर बना है मोनोसेकेराइड तो बोलेंगे उसको ट्रायोज। अगर 4 कार्बन से मिलके बना है तो बोलेंगे टेट्रोज। क्या बोलेंगे? टेट्रोज। अगर 5 कार्बन से मिलके बना है तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंटोज। ठीक है? अगर 6 कार्बन, यहाँ पे देखिए, अगर 6 कार्बन से मिलके बना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हेक्सोज बोलेंगे। हेक्सोज, ठीक है? अब आगे देखते हैं। नोट में कुछ बातें लिखी गई है। देखिए, यहाँ पे हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो नोट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, नोट में क्या लिखा है कि पेंटोज और जो हेक्सोज होता है वो मुख्य तौर पर ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। देखिए, ये जो पेंटोज और हेक्सोज है ना दोनों, ये मुख्यतः ज्यादा प्रभावी कौन है? ये पेंटोज और हेक्सोज। ठीक है? तो आइए जानते हैं कि पेंटोज में क्या क्या आते हैं, हेक्सोज में क्या क्या आते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मोनोसेकेराइड का अगर हम एग्जांपल लेने जाते हैं, ठीक है? तो देखिए, प्रमुख उदाहरण मोनोसेकेराइड का, एक साइड लिखेंगे पेंटोस को और एक साइड लिखेंगे हेक्सोज को, क्योंकि दोनों ज्यादा प्रभावी होते हैं, इसलिए हम दोनों का एग्जांपल लेना उचित रहेगा। आइए देखते हैं पेंटोज में क्या क्या आते हैं। देखिए, पेंटोज के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो क्या आता है? पहला राइबोज आता है। क्या आता है? राइबोज। दूसरा क्या आता है? डीऑक्सीराइबोज, ठीक है? दूसरा आता है डीऑक्सीराइबोज, तीसरा आता है राइबोज। क्या आता है? राइबोज। और चौथा आता है आपका जाइलोज, जाइलोज। तो पेंटोज में ये जो मैंने राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, जाइलोज, ये इसके उदाहरण हो गए। अब हम लोग आगे बात करते हैं हेक्सोज की। तो देखिए, हेक्सोज के कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं। हेक्सोज में क्या क्या आएंगे? ग्लूकोज जो होते हैं, फ्रक्टोज जो होते हैं और जो गैलेक्टोज जो होते हैं, ये तीनों जो है वो हेक्सोज के एग्जांपल हैं। ठीक है? हेक्सोज के अंतर्गत आते हैं। तो आइए, जो पेंटोज हमने यहाँ पे देखा, पेंटोज के जो इतना सारा में हमने जो एग्जांपल देखा, तो इनका हम एक एक के बारे में जानते हैं कि क्या होता है राइबोज, कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो राइबोज है, देखिए ये जो राइबोज हमने देखा यहाँ पे, ये राइबोज यहाँ पे, तो राइबोज जो है वो कहाँ पे? राइबोज शर्करा जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। कहाँ पे मिलता है? ये आरएनए में मिलता है। ठीक है? उसके बाद
उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? यहाँ पे देखा था डीऑक्सीराइबोज। क्या देखा था? डीऑक्सीराइबोज। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, डीऑक्सीराइबोज जो होता है, ये जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, ये कहाँ पे पाया जाएगा? डीएनए में, ठीक है। राइबोज अगर सिर्फ सिर्फ राइबोज रहे तो वो आरएनए में पाया जाता है। अगर डीऑक्सीराइबोज रहे तो कहाँ पे पाया जाएगा? डीएनए में, ठीक है। उसके बाद क्या था? एराइबनोज था। यहाँ पे देखिए आप लोग, उसके बाद क्या है? एराइबनोज है। आइए एराइबनोज के बारे में जानते हैं। देखिए, एराइबनोज जो होता है, यहाँ पे देखिए एराइबनोज, इसमें बहुत कम कैलोरी होती है। इसमें जो कैलोरी होती है बहुत कम कैलोरी होती है, इसलिए देखिए कि वृद्ध लोगों के भोजन में, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है। किसको? एराइबनोज को। किस प्रकार के लोगों के भोजन में? तो वृद्ध लोग, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके भोजन में, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद क्या था? आपका जाइलोज था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्या था? जाइलोज। आइए जाइलोज के बारे में जानते हैं। देखिए, जाइलोज जो होता है, जाइलोज जो है, जाइलोज वो पादप से प्राप्त शर्करा है। किससे? पादप से प्राप्त शर्करा है, ठीक है। प्लांट से इसको मतलब प्राप्त किया जाता है। और इसे देखिए, जब ये पादप से प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होगा? कौन से पादप से? देखिए, बबूल की जो गोंद होता है ना भाई, बबूल की क्या गोंद, ठीक है। आप लोगों ने बबूल की गोंद को देखा होगा, तो उससे जाइलोज को प्राप्त किया जाता है। और एक गेहूं का जो भूसा होता है, गेहूं का भूसा, तो उससे भी जाइलोज को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? हम लोगों ने पेंटोज के अंतर्गत आने वाले राइबोज के बारे में पढ़ा कि राइबोज कहाँ पाया जाता है। तो राइबोज जो होता है आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज कहाँ पाया जाता है? ये डीएनए में पाया जाता है। एराइबनोज जो होता है, हमने एराइबनोज के बारे में जाना, और हमने जाइलोज के बारे में भी जाना। अब हम लोग देखेंगे हेक्सोज के अंतर्गत आने वाले ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को और गैलेक्टोज को। आइए देखते हैं पहले ग्लूकोज को। देखिए ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? हेक्सोज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए, ग्लूकोज का हम लोग अदर नाम जानते हैं कि अन्य नाम ग्लूकोज को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। ग्रेप शुगर यानी अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है ग्लूकोज को। उसके बाद इसको एनर्जी कॉइन भी कहा जाता है। हम थोड़ा सा सब्र रखिए, हम बताएंगे कि ग्लूकोज को एनर्जी एनर्जी कॉइन क्यों कहा जाता है। देखिए, एनर्जी कॉइन मतलब क्या होता है? ऊर्जा का सिक्का, ठीक है। उसके बाद इसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है। किसको? ग्लूकोज को, यानी रक्त की शर्करा भी कहा जाता है। और एक है डेक्सट्रोज यानी डी ग्लूकोज, ठीक है। तो चार नाम है ग्लूकोज के। कितने अन्य नाम है? चार। पहला ग्रेप शुगर, एनर्जी कॉइन, ब्लड शुगर, डी ग्लूकोज। हिंदी से बोलेंगे तो अंगूर की शर्करा, ऊर्जा का सिक्का, रक्त की शर्करा और डेक्सट्रोज। देखिए, अब ग्लूकोज जो होता है वो प्राप्त कहाँ से होता है, इस प्राप्ति स्रोत के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ग्लूकोज जो होता है यहाँ पे, वो प्राप्त कहाँ से होगा? देखिए, अंगूर। अंगूर भी कैसा होना चाहिए? पका हुआ होना चाहिए मेरे भाइयों। उसके बाद देखिए, फल, फल से भी ग्लूकोज प्राप्त होता है। और एक शहद जो होता है, शहद से भी ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है उससे हमको एनर्जी कैसे मिलता है। देखिए, यहाँ पे देखिए कि तीन, मान लें कि एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्या है? तीन आदमी है, जो भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ भोजन है। तो देखिए, ये तीन आदमी है, इसने क्या किया? भोजन किया। एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो भोजन जब करेगा कोई भी तो क्या होगा? इसका पाचन होगा, होगा कि नहीं होगा? पाचन की जो प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट होगी। तो ये अब यहाँ से देखिए, ग्लूकोज जब खाना जब डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। अब ये ग्लूकोज कहाँ गया? सेल में गया। अब सेल सेल से ये गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो ये क्या करेगा? एटीपी बनाएगा, ठीक है। और यही एटीपी जो होता है वो एनर्जी के रूप में काम करता है। जो कि हमने ऊपर में पढ़ाया कि हमारे दैनिक ऊर्जा का 60 से 65% जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज हमारे रक्त में पाया जाता है। ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? हमारे रक्त में, ब्लड में पाया जाता है। जिससे क्या होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे क्या होती है? हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैंने यही चीज यहाँ पे बताया। ये जो एटीपी है, ये जो एटीपी है, ठीक है,
ये किसका काम करेगा? एनर्जी का काम करेगा। क्योंकि ग्लूकोज कहाँ पे पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए एक नॉर्मल अगर आदमी की हम बात कर लें तो उसका जो ब्लड शुगर होता है वो 80 से लेके 115 mg/dl, 80 से लेके 115 mg/dl होता है, ठीक है? ये क्या है? ब्लड शुगर है एक नॉर्मल आदमी का, ठीक? सामान्य मात्रा में जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए अगर इससे ज़्यादा किसी का हो जाए, इससे अगर ज़्यादा किसी का हो गया, कहाँ तक? लगभग-लगभग 240 mg/dl तक हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है? तो देखिए जब 80 80 से 115 जो mg/dl है, ये सामान्य मात्रा हो गया, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है, तो देखिए इससे अगर ज़्यादा हो गया, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया से ग्रसित हो जाएगा। किससे? हाइपरग्लाइसीमिया से ग्रसित हो जाएगा और धीरे-धीरे इनको मधुमेह की समस्या हो जाएगी। किसकी समस्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? इनको मधुमेह की समस्या से ये आदमी ग्रसित हो जाएगा। ठीक है? एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया, एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया। आइए, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया होता है, वो मधुमेह की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं और आइए देखते हैं जिनको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, वो किस समस्या से ग्रसित होते हैं। आइए, जैसे ये हो गया सामान्य मात्रा, ठीक है? 80 से 115 mg/dl। अगर इससे कम हो गया, यानी इससे कम कहाँ तक हो सकता है? 50 mg/dl तक हो सकता है, ठीक है? 50 mg/dl तक हो सकता है। तो इसको बोलेंगे हम हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है? और जो व्यक्ति ग्लाइसीमिया का शिकार होते हैं, उनको देखिए क्या होता है? उनको चक्कर आता है। चक्कर आने उनको स्टार्ट हो जाते हैं, उनको थकान लगना शुरू हो जाता है, ठीक है? और लास्ट में कहीं न कहीं वो बार-बार बेहोशी के शिकार हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट की बात करेंगे हम लोग। पहला नोट है यहाँ पे, क्या नोट है देखिए कि हमारे रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, वो अग्नाशय की जो बीटा सेल से निकलने वाला जो हार्मोन है, इंसुलिन नियंत्रित करता है। कौन है इंसुलिन नियंत्रित करता है? देखिए हमारा जो ब्लड होता है दोस्तों, हमारा क्या है? ब्लड। ये जो ब्लड है, ठीक है? इसमें जो ग्लूकोज की मैंने अभी बताया कि हमारे ग्लूकोज कहाँ पे ब्लड में पाया जाता है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल करता है इंसुलिन। ये इंसुलिन कहाँ पे पाया जाता है? तो अग्नाशय की बीटा सेल से ये हार्मोन निकलता है। ये जो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, ये कहाँ से निकलेगा? ये अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। समझे? अग्नाशय की बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है जो क्या करेगा कि इंसुलिन नियंत्रित करता है, ठीक है? समझे? आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट की बात करेंगे। देखिए दूसरा नोट की जब बात करेंगे तो क्या होता है कि तात्कालिक तौर पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, देखिए तात्कालिक यानी करंट, अगर आपको ऊर्जा चाहिए तुरंत तो क्या होगा? अगर तुरंत आपको ऊर्जा चाहिए तो किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसलिए इसको हम बोलेंगे करंट कॉइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ठीक है? करंट कॉइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बताया आपको कि इसका दूसरा नाम क्या है? किसका? अरे किसका दूसरा नाम क्या है? ग्लूकोज का। ऊर्जा का सिक्का मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है? तो यहीं पे देखिए इसीलिए इसको करंट कॉइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अ, अगर तुरंत आपको एनर्जी चाहिए तो आपको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ठीक है? चलिए, तो हमने ग्लूकोज पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए, हम लोग को जो हेक्सोज में पढ़ना था, हम लोग को जो हेक्सोज में पढ़ना था, ये ग्लूकोज हेक्सोज है ये। हेक्सोज में क्या पढ़ना था? ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में। किसके बारे में? फ्रक्टोज। देखते हैं फ्रक्टोज क्या होता है। देखिए ये जो फ्रक्टोज है, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फ्रक्टोज, ये क्या होता है? पहले जानते हैं फ्रक्टोज का अदर नेम क्या होता है, मतलब अन्य नाम, और भी फ्रक्टोज के कुछ कुछ नाम है, देखते हैं क्या है। फ्रक्टोज को कहा जाता है शहद की शर्करा। क्या कहा जाता है? शहद की शर्करा। उसके बाद उसको कहा जाता है फल की शर्करा, भी इसका नाम है। उसके बाद देखिए कीटो हेक्सोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटो हेक्सोज। और इसको ल्यूलोज भी कहा जाता है। ल्यूलोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैब से बनाया जाता है, ठीक है? फ्रक्टोज कहाँ से बनता है? लैब से बनता है।
और इसको कीटोहेक्सोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कीटोन ग्रुप से आते हैं, ठीक है? इसीलिए। चलिए, तो इसका अदर नेम हो गया। बात करेंगे प्राप्ति स्रोत की कि फ्रक्टोज जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, फ्रक्टोज जो होते हैं वो शहद हनी जो होता है वहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है? उसके बाद सभी प्रकार के मीठे पके फल से भी फ्रक्टोज को प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? जितने प्रकार के जो मीठा पका फल है वहां से भी हम फ्रक्टोज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक नोट को देखते हैं कि नोट हमने कहा कि जो नोट रहेगा वो भी एमवीवीआई रहता है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे ज्यादा जो मीठा होता है, सबसे ज्यादा जो मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? वो फ्रक्टोज ही होता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो मीठा कार्बोहाइड्रेट होगा क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, फ्रक्टोज का अगर कोई अत्यधिक सेवन कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? वो मोटापा से ग्रसित हो जाएगा। ओबेसिटी को जो होता है उसको बढ़ा देगा, वो आदमी मोटापा से ग्रसित हो जाता है, ठीक है? आगे बात करते हैं। देखिए, सॉर्बिटॉल एक होता है सॉर्बिटॉल और एक होता है मैनिटॉल, ठीक है? एक होता है सॉर्बिटॉल, एक होता है मैनिटॉल। ये दो प्रमुख क्या है? सिरप है। दो को प्रमुख सिरप है जो किससे बनाए जाते हैं? फ्रक्टोज से बनते हैं। क्या क्या? सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल किससे बनते हैं भाइयों? ये फ्रक्टोज से बनते हैं। आइए देखते हैं आगे कि सॉर्बिटॉल जो होता है, देखिए, सॉर्बिटॉल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो देखिए, कफ सिरप जो होता है उसमें, जो टॉनिक बनाया जाता है उसमें, कैंडी में भी यूज किया जाता है इसका, और चिंगम जो हम लोग चबाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सॉर्बिटॉल का। बात करेंगे मैनिटॉल, तो मैनिटॉल का यूज किया जाता है ब्लड को पतला करने की, जो दवाई बनाते हैं हम लोग उसमें इसका मैनिटॉल का यूज किया जाता है, ठीक है? मैनिटॉल से क्या होता है कि रक्त को पतला करने की हम लोग दवाई बना सकते हैं, वही दवाई बनाते हैं। तो हमने फ्रक्टोज के बारे में भी जाना। अब हम लोग क्या जानेंगे? देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हाँ, हमने हेक्सोज में हमने हेक्सोज में ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, हमने फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे गैलेक्टोज के बारे में कि क्या होता है गैलेक्टोज। आइए देखते हैं गैलेक्टोज। देखिए, गैलेक्टोज जो होता है, ये रहा आपका गैलेक्टोज, ठीक है? देखिए, गैलेक्टोज दूध में पाए जाने वाली सरल शर्करा है भाई। गैलेक्टोज कहाँ पे? दूध में पाया जाता है। नाम से ही लग रहा है गैलेक्टोज। अरे कहाँ पे मिलेगा? ये दूध में मिलेगा। कैसी शर्करा है? ये सरल शर्करा है, ठीक है? देखिए, अब शरीर में उसके बाद देखिए क्या है, शरीर में पाचन के दौरान गैलेक्टोज भी क्या करता है कि ग्लूकोज में बदलता है। जब शरीर में पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है ना, तो ग्लैक्टोज भी किस में बदल जाएगा? फाइनली ग्लूकोज में जाके बदल। ये जो ग्लैक्टोज है, ये किस में बदलेगा? ये भी ग्लूकोज में बदल जाएगा, समझे? अब आइए आगे। देखिए, ये जो ग्लैक्टोज एंजाइम है, ठीक है, ये दूध की शर्करा को क्या करता है? पचाता है। दूध की जो शर्करा होती है उसको क्या करता है? इसको डाइजेस्ट करता है, उसको पचाता है, तथा दूषित होने पर, ठीक है, ये एंजाइम जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जब ये दूषित हो जाता है, कौन? ग्लैक्टोज एंजाइम, ठीक है? जब दूध की जो शर्करा को देखिए, ग्लैक्टोज एंजाइम क्या करेगा? दूध की शर्करा को पचाएगा। लेकिन जब दूध जो होता है वो खराब हो जाता है, जब दूषित हो जाता है, तो ये जो ग्लैक्टोज एंजाइम होता है, ये जो ग्लैक्टेज एंजाइम है, ये क्या करेगा? ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है? और जिससे कौन सी अगर आप उसी को यूज कर रहे हैं, खराब दूध हो गया है, दूध अगर दूषित हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो ग्लैक्टेज एंजाइम है यहाँ पे, ये समाप्त हो गया। अगर फिर भी आप उसी दूध का यूज कर रहे हैं तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए, आपको गैलेक्टोसीमिया नामक बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी? गैलेक्टोसीमिया, ठीक है? तथा बच्चे, अब देखिए इससे क्या होता है ना कि इसका जो साइड इफेक्ट है क्या है? देखिए साइड इफेक्ट, बच्चे के लीवर में क्या होता है कि सूजन आ जाता है। लीवर में सूजन आ गया, फिर आंख से कम दिखने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? गैलेक्टोसीमिया नामक बीमारी से क्या होता है कि बच्चों की जो लीवर होती है उसमें सूजन आ जाते हैं, आंख से कम दिखने की भी समस्या जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो आज की क्लासेस में हम लोग यहीं तक देखते हैं। हम अगली क्लास में देखेंगे डाइसेकेराइड के बारे में और पॉलीसेकेराइड के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा निवेदन है कि आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।